चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। किस देश ने 2026 में भारत के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जापान, फ्रांस, रूस या ब्राजील। इसका सही जवाब है जापान। दोस्तों, भारत और जापान ने नई दिल्ली में क्वांटम साइंस, मेडिकल डिवाइसेस और एडवांस्ड हेल्थ रिसर्च को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और सेंसिंग में किया जाएगा, जिसके लिए भारत का नेशनल क्वांटम मिशन काम कर रहा है। दोनों देशों ने रेजिलिएंट मेडिकल सप्लाई चेन्स और डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर चर्चा की ताकि हेल्थ केयर सेक्टर को और मजबूत बनाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वायरस के प्रकोप को सीडीसी द्वारा लेवल 3 आपातकालीन स्थिति प्रदान की गई है? इबोला, हंता, निका या जीका। इसका सही जवाब है हंता वायरस। दोस्तों, हाल ही में सीडीसी अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हंता वायरस के आउटब्रेक को लेवल 3 इमरजेंसी घोषित किया है, जो खास तौर पर एमवी होंडुरस क्रूज शिप से जुड़ा हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने अब तक 5 कंफर्म केसेस रिपोर्ट किए हैं, जिसमें वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का खतरा बताया गया है। हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मलमूत्र या थूक के संपर्क में आने से फैलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वार्षिक ईएसआईसी स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, डीजीएचएस या श्रम मंत्रालय। इसका सही जवाब है श्रम मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में श्रम मंत्रालय ने 7 मई 2026 को वर्कर्स के लिए एक नेशन वाइड एनुअल हेल्थ चेकअप स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 40 साल से ऊपर के वर्कर्स को ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटीज जैसे टेस्ट फ्री में मिलेंगे। हजार्डस ऑक्यूपेशन जैसे केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए यह चेकअप बिना किसी एज लिमिट के मैंडेटरी है। यह इनिशिएटिव सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आता है, जिसका मकसद भारत के वर्कर्स को बेहतर ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सुरक्षा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने इनविजिबल बैरियर्स व्यापार रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं डब्ल्यूटीओ, अनकैड, आईएमएफ या फिर ओईसीडी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स यूएनसीटीएडी। दोस्तों, हाल ही में यूएनसीटीएडी की इनविजिबल बैरियर रिपोर्ट जारी हुई है। कौन सी? इनविजिबल बैरियर रिपोर्ट। दोस्तों, इसके मुताबिक 88% देशों के लिए नॉन टैरिफ मेजर्स जैसे लाइसेंसिंग और टेक्निकल स्टैंडर्ड टैरिफ से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इन रेगुलेशन की वजह से G20 मार्केट्स में अपना एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा होना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन पहली भारतीय महिला बनी मेट्रोएटिकल सोसाइटी फेलो की? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स कुलजीत मनहास, टेसी थॉमस, गगनदीप कौंग या नंदिनी हरिनाथ। तो इसका सही जवाब है कुलजीत मरहास। फ्रेंड्स, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास मेट्रोटिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला साइंटिस्ट बन गई हैं। वह अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने सोलर सिस्टम के बनने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण रिसर्च की है। उन्होंने अपोलो और हायाबुसा जैसे स्पेस मिशन से लाए गए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स को नैनोसिम्स टेक्नोलॉजी के जरिए गहरा अध्ययन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपने संबंधों को उन्नत किया है? आपके ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017 या 2018। इसका सही जवाब है 2017। दोस्तों, इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री ने अबू धाबी का दौरा किया ताकि भारत और यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू किया जा सके।
दोनों देशों के बीच क्रूड ऑयल, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में गहरा सहयोग है। भारत और यूएई के रिश्ते 1972 से हैं, जो अब कनेक्टिविटी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कानून युवा व्यक्तियों के लिए आफ्टर केयर योजना का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पॉस्को, जेजे एक्ट, आरटीआई एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट। तो इसका सही जवाब है जेजे एक्ट। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन लॉन्च की है, जिसके लिए 3.5 करोड़ का बजट रखा गया है। यह स्कीम उन 18 साल से ऊपर की यूथ को मदद करेगी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हैं। बेनिफिशरीज को हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मंथली स्टाइपेंड और रहने के लिए आफ्टर केयर होम्स की सुविधा दी जाएगी। इसका मकसद ऑर्फनेज से निकलने वाले बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिलालेख विद्या का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? शिलालेख के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, चित्रकारी से या जीवाश्म से? इसका सही जवाब है शिलालेख के माध्यम से। इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के तरीपत्री टाउन में विजयनगर अंपायर के समय के 16वीं सेंचुरी के तेलुगु शिलालेख मिले हैं। इन इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियन माइनास्वामी के डिसिफर किया गया है। हिस्टोरियन माइनास्वामी ने डिसिफर किया है, जिसमें उन्हें उदयगिरी सीमा के बसवा की भक्ति का वर्णन मिलता है। इंस्क्रिप्शन के अध्ययन से हमें पुराने समय की लैंग्वेज, टैक्स सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जानकारी भी मिलती है। शिलालेख के पास एक कार्विंग भी मिली है, जिसमें बसवा और उनकी पत्नी को शिवलिंग के पास खड़े हुए दिखाया गया है इनफैक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना को महात्मा गांधी ने 1919 में अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाया था? चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या रॉलेट विरोध प्रदर्शन? तो इसका सही जवाब है रॉलेट विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को भारत में नेशनल ह्यूमिलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट था। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी ट्रायल के किसी को भी 2 साल तक जेल में रखने की पावर्स दी थी। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नेशनल वाइड हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया था, जो नॉन वायलेंस पर आधारित था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नेशनल वाइड हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया था, जो नॉन वायलेंस पर आधारित था। इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से टेंशन बढ़ी थी और आगे चलकर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, भारत में नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था? आपके ऑप्शंस थे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, चुनाव आयोग या यूपीएससी। इसका सही जवाब है चुनाव योजना आयोग। फ्रेंड्स, नीति आयोग ने आर बालासुब्रमण्यम और जोरम अनिया को अपना नया फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया है और इसी वजह से हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जोरम आनिया नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला है जो नीति आयोग में महत्वपूर्ण पोजीशन पर पहुंची हैं। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था नीति आयोग, जो कि बॉटम अप अप्रोच रखता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करता है। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और यह इंस्टीट्यूशन सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पॉलिसी एडवाइस देने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कनाडाई विधेयक मेटा डाटा प्रतिधारण शक्तियों से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं C-22, C-18, C-51 या C-11। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।